नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा खानम शेरवानी। खबर ये है कि दिल्ली दंगों के मामलों में कम से कम 3 लोगों के ऊपर यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो कि आतंकवाद विरोधी कानून है, उसके तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इसमें उमर खालिद भी मौजूद हैं। इन 3 लोगों के की जो फहरिस्त है उसमें उमर खालिद स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट हैं, जाने माने छात्र नेता रहे हैं और पिछले कई सालों से छात्र राजनीति के अलावा भी एक्टिव रही हैं और खासकर सीए एनआरसी के जो विरोध प्रदर्शन थे उसमें मुख्य वक्ता के तौर पर वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देखे गए। इसके अलावा मीरान हैदर और सफूरा जरगर, ये दो जो स्टूडेंट्स हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के, उनको पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया था और इन दोनों पर अब नए कानून के तहत, पहले इनके ऊपर दूसरी कानून के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था और उनके ऊपर भी अब यूएपीए लागू कर दिया गया है। क्या मायने हैं इस बात के, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जाने माने वकील प्रशांत भूषण मौजूद हैं। समझेंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो बोलने की आज़ादी है, क्या वो इस कदर खतरे में आ गई है कि जिस भाषण का जिक्र हो रहा है, पुलिस ने जिस उनका जिक्र किया है, उसमें ये कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जब वो भारत आने वाले थे उस दौरान ये तकरीर दी गई जिसमें ये कहा गया कि हम जो भारत के अल्पसंख्यक हैं, जो भारत का मुस्लिम समुदाय है, उसके ऊपर जो जुल्म ज्यादती हो रही है, उसका मुद्दा हम उठाएंगे और सड़कों को रोकेंगे। इस तरह से कोट किया गया है उनकी स्पीच में से और इसको मुद्दा बनाकर उनके ऊपर यूएपीए का जो कानून है उसको इम्पोज किया गया है, जो कि आतंकवाद निरोधी कानून है। प्रशांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि भारत के लोकतंत्र में एक तरह से ये काला दिन है जब 3 छात्रों पर और पूर्व छात्रों पर आतंकवाद से जुड़ा हुआ कानून लागू किया गया है और इसके अलावा 3 दूसरे जो कश्मीरी जर्नलिस्ट हैं उनमें से 2 पर ये कानून यूएपीए लगाया गया है सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से, और एक जर्नलिस्ट जो है द हिंदू के पीरजादा आशिक, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप, खासकर उमर खालिद और इसके अलावा ये दो जो स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट हैं उनके ऊपर जो मामले हैं? देखिए, ये बिल्कुल सरासर इस पूरे कानून का, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का अब्यूज है, क्योंकि ये कानून इसलिए नहीं बनाया गया था कि अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलें या सरकार के खिलाफ लोगों को प्रेरित करें, सरकार के खिलाफ लोगों में पब्लिक ओपिनियन बनाने की बात करें, तो उसको यूएपीए में अनलॉफुल एक्टिविटी माना जाए, उसके लिए यह कानून नहीं बना है। इनफैक्ट इसके जो वर्डिंग है अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के, अनलॉफुल एक्टिविटीज के, उसमें लिखा है क्रिएटिंग डिसअफेक्शन अगेंस्ट इंडिया। ये वर्ड्स करीब करीब तकरीबन वही हैं जो सेडिशन के कानून में यूज करे गए हैं, क्रिएटिंग डिसअफेक्शन अगेंस्ट द स्टेट। अब उसको जब चैलेंज किया गया, जब चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ये कानून, अगर इसको हम लिटरल इंटरप्रिटेशन दें कि भाई अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ भी पब्लिक ओपिनियन बना रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं तो उसको हम सेडिशन मान लें, अगर इसको ये मीनिंग दिया जाए, तब तो ये बिल्कुल गैर संवैधानिक होगा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होगा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि इसका एक बहुत लिमिटेड मीनिंग दिया जा सकता है, तभी इसको असंवैधानिकता से बचाया जा सकता है। और उन्होंने बोला कि जब आप कुछ ऐसा बोलें जिससे कि आप लोगों को हिंसा की तरफ भड़काएं या पब्लिक डिसऑर्डर करने के लिए भड़काएं, तब फिर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब उमर खालिद ने और ये जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जेएनयू के, इन्होंने अपनी स्पीचेस में कुछ ऐसा नहीं बोला जिसका ये मायने लगाया जा सके कि ये हिंसा के लिए लोगों को भड़का रहे थे। बल्कि अगर आप उमर खालिद की स्पीच सुने तो उसमें तो ये बोला है कि अगर हमारे ऊपर हिंसा होती है तो हम उसका जवाब हिंसा से नहीं देंगे। इस तरह की चीजें उसने बोली हैं। तो किसी भी हालत में इस कानून का प्रयोग इन लोगों के खिलाफ नहीं किया जा सकता।
इसी तरह से कश्मीरी जर्नलिस्ट के खिलाफ भी अगर उन्होंने हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ कुछ बोला या उसकी नीतियों के खिलाफ कुछ बोला या आर्मी के एट्रोसिटीज के खिलाफ कुछ बोला, उसका ये मतलब नहीं है कि उसमें आप यूएपीए लगा सकते हैं। ये तो सरासर इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है और ये लॉकडाउन के दौरान किया जा रहा है, जबकि कोर्ट कि सरकार का मतलब देश नहीं होता है, सरकार की नीतियां, सरकार की राजनीति, सरकार चूंकि एक पॉलिटिकल पार्टी भी होती है, वो चुनाव लड़ती है और इस वजह से सरकार को हम एक तरह से पर्यायवाची सिनोनिमस नहीं मान सकते। देश के खिलाफ जो क्राइम है उसको आतंकवाद माना जाएगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा। देखिए, देश के खिलाफ भी आप, ऐसा नहीं है कि आप देश के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, अगर कुछ भी बोलेंगे तो उसको आतंकवाद माना जाएगा, ऐसा कानून नहीं है। अगर आप लोगों को हिंसा के लिए भड़काएंगे या पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करने के लिए भड़काएंगे, तभी उसको अनलॉफुल एक्टिविटी में लाया जा सकता है या सेडिशन में लाया जा सकता है, क्योंकि अनलॉफुल एक्टिविटी का डेफिनेशन और सेडिशन का डेफिनेशन तकरीबन सिमिलर है, मिलता जुलता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि खासकर जिन लोगों को निशाना बनाने की कोशिश है इस कानून के तहत, अब जाके जो ये गिरफ्तारियां हो रही हैं, और खासकर जैसे लॉकडाउन के अंदर ना कोई विरोध प्रदर्शन कर सकता है, अदालतें भी हमारी उस तरह से काम नहीं कर रही हैं जैसे कि सामान्य हालात में करती रही हैं, तो इसके मद्देनजर कहीं ना कहीं इसको एक्सप्लॉइट करके, इसका फायदा उठा के लॉकडाउन का, ये सरकार उन लोगों को निशाना बना रही है जो कि एक बड़े रेजिस्टेंस मूवमेंट जो भारत में चला हफ्तों तक सीए एनआरसी के खिलाफ, उसमें मुखर रूप से बोलते रहे और शामिल रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल साफ पैटर्न दिख रहा है कि जिन लोगों को भी सरकार ये समझती है कि भाई सरकार के खिलाफ मुखर रूप से बोल रहे हैं या इफेक्टिव तरीके से बोल रहे हैं और खड़े हैं, उनको निशाना बनाकर और इस लॉकडाउन का फायदा उठाकर, क्योंकि इस लॉकडाउन में एक तरह से लोकतंत्र ही हमारा लॉकडाउन में हो गया है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सब लॉकडाउन में हो गए हैं, जुडिशरी लॉकडाउन में हो गया है, जगह जगह न्यायपालिका काम नहीं कर रही, लोगों को बेल लेना करीब करीब असंभव हो गया है इस लॉकडाउन के दौरान, और उसी का फायदा उठाकर इस तरह के कानून का दुरुपयोग करके लोगों को जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। प्रशांत जी, इसके अलावा मैं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें ये कहा गया है, उन्होंने कोट करके लिखा है सोर्सेस को, कि उसमें ये कहा गया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से इन लोगों के संबंध होने की भी एक वजह रही है, और इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, और भी लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं जिनको पीएफआई से जुड़ा हुआ पाया जाएगा। और दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि खासकर ये जो दंगे हुए 23 से 25 फरवरी के दौरान, उस दौरान जो हिंसा हुई है, उसके मद्देनजर उस क्राइम में, उस जुर्म में लिप्त होने के शक की बुनियाद पर इन लोगों को उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो ये पीएफआई का कनेक्शन भी इसमें बता रही है रिपोर्ट। हाँ, फिर से आया, ठीक है, फ्रीज हो गया था, फिर से वो क्वेश्चन आपको रिपीट करना। जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई से इन लोगों के संबंध होने की वजह भी है इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होना। देखिए, पीएफआई को कब अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया और इनके क्या संबंध हैं उन पीएफआई से? पीएफआई से संबंध होने का मतलब है कि पीएफआई का मेंबर होना चाहिए इनको। ऐसा नहीं है कि पीएफआई के कोई व्यक्ति से अगर कोई संबंध है, अगर आप पीएफआई के जब उसको अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे दिया गया, उसके बाद अगर आप पीएफआई की एक्टिविटीज को कोई बढ़ावा दे रहे हैं, तब आपको इस कानून में चार्ज किया जा सकता है, वरना नहीं किया जा सकता। जी, प्रशांत जी, इसके अलावा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की पूरी बात हो रही है कि फेक न्यूज के नाम पर जिस तरह से पत्रकारों पर हमला हो रहा है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, चाहे मैं इनका जिक्र करूं 2 कश्मीरी पत्रकारों का, इसके अलावा 3 कश्मीरी पत्रकार जिसमें एक फोटो जर्नलिस्ट भी शामिल है, इसके अलावा द हिंदू के एक पत्रकार शामिल हैं, इससे पहले द वायर के सिद्धार्थ राजन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई। ये प्रेस पर जो हमला हो रहा है, प्रेस की आजादी पर जो हमला हो रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो काफी दिन से हम देख रहे हैं कि ये सरकार जो है पूरे के पूरा मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है।
और फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं या कोई सोशल मीडिया पोस्ट देते हैं, उन लोगों के ऊपर पहले सेडिशन का केस लगाया जाता था और अब अनलॉफुल एक्टिविटीज का केस लगाया जा रहा है। फेक न्यूज की जहां तक बात है, बीजेपी के जो आईटी सेल के हेड हैं अमित मालविया, उनके तो ऑल्ट न्यूज 11 कम से कम ट्वीट्स दे चुका है जो कि बिल्कुल फेक थे, बिल्कुल झूठी और कम्युनल हेट्रेड की अफवाह फैला रहे थे। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। ये जो गोदी मीडिया के लोग हैं, अर्नब गोस्वामी वगैरह, ये लोग रोज झूठी खबरें देते हैं, झूठी खबरें फैलाते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। और जिन लोगों ने कोई फेक न्यूज नहीं दी या कभी अगर गलती से दे भी दी तो उसको फिर वापस कर लिया, उन लोगों के खिलाफ आप फेक न्यूज का मुकदमा चला रहे हैं, जबकि वो भड़काऊ चीज थी भी नहीं। तो क्या प्रशांत जी, ये एक डर का माहौल बनाने की कोशिश है कि जितने भी जो सरकार के आलोचक हैं या जैसे पत्रकार हैं जिनका काम ही एंटी स्टैब्लिशमेंट होना है, उनकी आवाजों को खामोश किया जाए, जो बची कुची आवाजें हैं, चाहे वो एक्टिविस्ट हों, चाहे वो जर्नलिस्ट हों। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि 2 जाने माने जो एक्टिविस्ट हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई। तो ये क्या पूरा एक डर का माहौल बनाने की कोशिश है कि इसी का फायदा उठाकर इसी को एक्सप्लॉइट किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। देयर इज नो मैनर ऑफ डाउट व्हाटसोएवर कि सरकार इस लॉकडाउन का फायदा उठाकर, जिसमें कि कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो नहीं सकती, जिसमें कि कोर्ट्स करीब करीब डिसफंक्शनल हो गए, नॉन फंक्शनल हो गए हैं, जो सरकार के खिलाफ जो लोग मुखर रूप से बोल रहे हैं उनका मुंह बंद करने के लिए, जो मीडिया वाले हैं उनको साइलेंस करने के लिए ये पूरी कोशिश करी जा रही है। आखिरी मेरा सवाल कि अब क्या किया जाए इस तरह के हालात में? कैसे ये लोकतंत्र कैसे बचेगा, कैसे वो लोग बचेंगे जो कि अभी भी जो उनका अधिकार है, जो भारत का संविधान उन्हें देता है, सरकार रही है, क्या किया जाए अब ऐसे दौर में? ऐसे दौर में देखिए, हमको कोर्ट्स के भी दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, चाहे वो ऑलमोस्ट लॉकडाउन में है फिर भी खटखटाने पड़ेंगे। जहां जहां ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कुछ भी कोर्ट चल पा रहे हैं, वहां वहां खटखटाने पड़ेंगे। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि पब्लिक में पब्लिक ओपिनियन बनाना पड़ेगा। सोशल लोगों को डरना नहीं चाहिए इससे। अगर अगर बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं और डरते हैं, तब फिर ये इनका कामयाब नहीं होएगा लोगों को डराने। लेकिन अगर लोग डर गए इसकी वजह से और चुप हो गए और चुप होकर बैठ गए, तब तो फिर डेमोक्रेसी हमारा पूरा लॉकडाउन में चला। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत भूचंद इस बातचीत के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।